हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दोस्तों एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। तो कैसी चल रही है आप लोगों की यूजीसी नेट 2026 की प्रिपरेशन? दोस्तों एग्जाम तो आपका करीब अब आने वाला है। आप लोग यहाँ पर आई थिंक एक और चीज आज आपको सबको बता दूं, यहाँ पर फॉर्म भरने की लास्ट दिनांक तक मत जाना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन आ रही है सर वेबसाइट स्लो हो रही है। हाँ, आज 18 हो चुकी है, कल और परसों से और यहाँ पर वेबसाइट स्लो होने लगेगी। ठीक है, तो फॉर्म को सबसे पहले कोशिश करो कि जल्दी भर लो। ठीक है, फॉर्म भरने से मैंने आपको स्टार्टिंग में भी जब बताया था कि फॉर्म जल्दी भरने से हम लोगों की टेंशन कम हो जाती है। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पर बीएसआई एकेडमी पर जुड़ते हो तो यहाँ पर आपको 2026 के लिए कंप्लीट बूस्टर डोज भी मिल जाएगा। उस बूस्टर डोज में दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट जो जिनके पास भी कम समय था, ऐसे कई सारे स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ पर कई समय में जिनको ऐसी तैयारी करनी है, वहां पर उनको मैराथन क्लासेस वगैरह मिल जाएंगी, तो बूस्टर डोज से जुड़ सकते हो। क्लियर? अब बूस्टर डोज के अलावा चले, अब कुछ चीजों का ध्यान रखना है बूस्टर डोज के अलावा, जिन चीजों को मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों बूस्टर डोज के अलावा सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना है कि अब यहां पर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जो हमारी रेगुलर सीरीज ये चल रही है ना, इस रेगुलर सीरीज को तो आपको रोज अटेंड करना ही करना है। अब यहां से वो टाइम बनता है कि आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा। जो पढ़ चुके हो उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, रिवीजन पे फोकस करना स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अरेंज दी फॉलोइंग सर्च इंजन्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ लॉन्चिंग इन एन असेंडिंग ऑर्डर। यहां पर क्या है ना, असेंडिंग मीन समझते हो आप लोग, छोटे से बड़े की तरफ। यहां पर जो सर्च इंजन्स है, यहां पर यूजीसी ने पूछा है उस सर्च इंजन्स को, ठीक है, लॉन्च ईयर के आधार पर कि उनकी यहां पर लॉन्च कब हुए थे, उन लॉन्च ईयर के आधार पर सर्च इंजन्स को लॉन्च ईयर के आधार पर आपको यहां पर जमाना है। लॉन्च ईयर के आधार पर यहां पर आपको जमाना है। क्लियर है? अब सबसे पहले हम सर्च इंजन को समझ लेते हैं, आखिर सर्च इंजन होते कौन कौन से। सबसे पहले दोस्तों याहू की बात करें तो याहू ना हमारा एक बहुत प्यारा सर्च इंजन है, और साथ में प्यारे के साथ पुराना भी है। 1994 में इसकी स्थापना जेरी यांग और डेविड फ्लो नाम ने की थी। जेरी यांग और डेविड फ्लो ने इसकी स्थापना यहां पर की थी। गूगल आने से पहले दोस्तों जो याहू है वो बहुत फेमस माना जाता था, क्योंकि उस समय कोई भी ईमेल हो गया, न्यूज हो गया, और जितने भी हमारी यहां पर डायरेक्टरी सर्विसेज जो थी, वो सारी जितने भी सर्विसेज जो पॉपुलर थी डायरेक्टरी सर्विसेज, वो यहां पर इसी के तहत की जाती थी। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। याहू के बाद यहां पर गूगल, गूगल की स्थापना की गई थी 1998 में। किसने की गई थी? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, दो नाम याद रखना। ठीक है, अब गूगल फेमस क्यों हुआ? गूगल फेमस इसलिए हुआ था क्योंकि गूगल ने सबसे पहले पेज रैंक एल्गोरिदम अपनाया था। गूगल सबसे पहले फेमस इसलिए हुआ था, गूगल ने सबसे पहले पेज रैंक एल्गोरिदम को अपनाया था। पेज रैंक एल्गोरिदम में क्या किया जाता है, इस एल्गोरिदम में सबसे पहले आपने कोई चीज सर्च करी, जैसे आप एआई पे आज कोई भी चीज सर्च करते हो ना, तो एआई पे सर्च करने से होता क्या, जो आपका रेलेवेंट पेज होता है, जो आपका रेलेवेंट पेज होता है वो निकल कर आता है। दूसरा यहां पर उसकी बेटर रैंकिंग आप लोगों को देखने को मिल जाती है। रेलेवेंट पेज आता है, बेटर रैंकिंग मिल जाती है, और तीसरा आपको उसमें फास्ट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, रेलेवेंट पेज हो गया, बेटर रैंकिंग हो गया, फास्ट रिजल्ट, इसलिए यहां पर गूगल यहां पर सबसे ज्यादा फेमस हो गया। गूगल ने ऑलमोस्ट ऐसे समझना, जो भी आपकी सर्च क्वालिटी होती है ना, उस सर्च क्वालिटी को यहां पर गूगल ने ही सबसे पहले इंप्रूव बनाया था। क्लियर? फिर नेक्स्ट है दोस्तों बिंग, जिसे माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। ये किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। याहू 1994, गूगल जो है यहां पर 1998, और याहू 2009 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसे यहां पर सर्च किया था। ठीक है, ये लाइव सर्च है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों हॉटबॉट। हालांकि ये इतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाया। हॉटबॉट आता है 1996 में। ठीक है, हॉटबॉट जो था यह एक प्रकार का अर्ली जनरेशन सर्च इंजन था।
यह एक प्रकार का अर्ली जनरेशन सर्च इंजन था। कौन सा? हॉटबॉट। हॉटबॉट की अगर हम बात करें, यह एक प्रकार का अर्ली जनरेशन सर्च इंजन था। हालांकि हॉटबॉट भी अपने समय में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट आता है दोस्तों यहां पर स्क्रियस। स्क्रियस में कोई लोग कहते हैं इसकी स्थापना दोस्तों यहां पर 2001 में की गई थी। कब की गई थी? 2001 में। और यह एक प्रकार का साइंटिफिक सर्च इंजन था। हिंदी में देख लेते, जो स्क्रियस था ना, इसकी स्थापना दोस्तों 2001 में की गई थी। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह क्या करता था? यह जितने भी आपके रिसर्च पेपर्स जो होते थे, ठीक है, जितने भी आपके जो रिसर्च पेपर्स है, रिसर्च पेपर्स होते थे, जितना भी आपका स्कॉलर कंटेंट है, ठीक है, जो भी आपका स्कॉलर कंटेंट है, स्कॉलर कंटेंट को, रिसर्च पेपर्स को सर्च करने के लिए, रिसर्च पेपर और स्कॉलर कंटेंट को सर्च करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, तो फाइनल ईयर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो बनेगा यहां पर ऑप्शन नंबर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले याहू आया 1994 में, हॉटबॉट आया 1996 में, गूगल आया 1998 में, स्काइरस आया 2001 में और बिंग आया 2009 में। यही लिखा था अपन ने। याहू कर लेना, इसको एच से हॉटबॉट कर लेना, इसको यहां पर गूगल कर लेना, इसको यहां पर स्क्रियस कर लेना और इसको यहां पर बिंग कर लेना। यही सब बनाना है करेक्ट। अब इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फाइल फॉर्मेट्स बेस्ड ऑन द स्टोरेज रिक्वायर्ड इन असेंडिंग फॉर्म। लगातार यहां पर देखो फाइल फॉर्मेट से अब क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, यानी कि हिंदी में समझ लेते हैं, आवश्यक भंडारण के आधार पर फाइल फॉर्मेट्स को आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। बताओ क्या होगा? फाइल फॉर्मेट में स्टोरेज रिक्वायरमेंट के आधार पर अरेंज करने का पूछा है। मतलब कौन सा फाइल फॉर्मेट में सबसे कम स्टोरेज होता है और कौन से में सबसे ज्यादा स्टोरेज होता है, यह आपको बताना है दोस्तों। सबसे पहले तो टेक्स्ट फाइल सबसे कम स्टोरेज होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक स्टोर होते हैं, इसमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टोर होते हैं। उसके बाद इसमें सिर्फ लेटर्स स्टोर होते हैं और उसके बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स स्टोर होते हैं, इसलिए यहां पर टेक्स्ट फाइल। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इमेज और साउंड को स्टोर नहीं किया जाता, इसलिए इसमें स्टोरेज बहुत कम लगता है। क्लियर? तो सबसे पहला कौन सा होगा? टेक्स्ट फाइल होगा। कौन सा होगा सबसे पहले? टेक्स्ट फाइल। कहां पर दिख रहा है ऑप्शन बी नंबर? कहां पे पहले दिख रहा है? मुझे तो लग रहा है किसी में नहीं दिया आपका टेक्स्ट फाइल सबसे पहले ना। चलो और देखते हैं। वैसे सबसे पहले यहां पर टेक्स्ट फाइल ही आएगा। मुझे कुछ ऑप्शंस इसके गलत लग रहे हैं। सबसे पहले यहां पर ना ई होना चाहिए, इसको करेक्ट करो। यहां पर आएगा ADEBC। ठीक है, सबसे कम स्टोरेज होता है यहां पर टेक्स्ट फाइल में। ठीक है, टेक्स्ट फाइल के बाद जाएंगे दोस्तों, उसके बाद जो सबसे कम स्टोरेज देखने को मिलता है वो इमेज में देखने को मिलता है, क्योंकि इमेज में सिर्फ जेपीजी आती है और सिर्फ पीएनजी आती है। इस इमेज में पिक्सल्स हो गए, कलर्स हो गए, ये स्टोर होते हैं। ठीक है, इसलिए इमेज में टेक्स्ट से तो ज्यादा स्टोर होता है। तीसरा आता है दोस्तों यहां पर ऑडियो। ऑडियो में यहां पर आपको कंप्लीट फाइल देखने को मिल जाती है, MP3 फाइल, वेव फाइल ऑडियो में आपको यह देखने को मिल जाती है। तो उसके बाद जो आएगा वो ऑडियो फाइल आएगा, क्योंकि ऑडियो में यहां पर साउंड वेव्स आती हैं, ऑडियो में साउंड वेव्स देखने को मिलती हैं, ऑडियो में फ्रीक्वेंसीज देखने को मिलती हैं, इसलिए यहां पर टेक्स्ट फाइल और इमेज से ज्यादा स्टोर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों यहां पर मल्टीमीडिया। क्या आ जाता है? मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया में मल्टीपल मीन्स टुगेदर, मल्टीमीडिया का आप समझते हो उसका डिस्क्रिप्शन क्या है? मल्टीमीडिया टुगेदर, यानी कि इसमें टेक्स्ट भी आ रहा है, यानी कि इसमें इमेज भी आ रही है, इसमें ऑडियो भी आ रहा है, इसमें एनिमेशन भी आ रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टोर होगा। फिर आता है नेक्स्ट वीडियो। अब वीडियो सबसे बड़ा फॉर्मेट माना जाता है। आखिरकार रीजन क्यों है? क्योंकि वीडियो में दोस्तों इमेजेस भी चल रहे हैं,
इमेजेस के बाद इसमें ऑडियो भी चल रहे हैं। अब मल्टीमीडिया और वीडियो में क्या डिफरेंस है? मल्टीमीडिया में यहां पर एनिमेशंस आपको नहीं देखने को मिल रहे थे, इसमें आपको एनिमेशंस कह लो या मोशंस कह लो, ये आपको देखने को नहीं मिल रहे थे, ना ही आपको यहां पर इफेक्ट्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहां पर ये दोनों चीजें देखने को मिलती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना दोस्तों, वो बनेगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी, ADECB। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरेंज द फॉलोइंग क्लासेस एज पर DDC स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। निम्नलिखित वर्गों को DDC वर्गीकरण योजना के अनुसार यहां पर व्यवस्थित करने के लिए पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले DDC की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है मुझे। DDC की फुल फॉर्म क्या है, सिर्फ इतना मुझे सभी कमेंट करके बताओगे। ठीक है, DDC समझो सबसे पहले दोस्तों, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। DDC की फुल फॉर्म क्या है? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन दोस्तों, ये जो है ये DDC की फुल फॉर्म है। किसके द्वारा बनाई गई है, ध्यान देना, मेलविल डेवी के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई है? मेलविल डेवी के द्वारा बनाई गई क्लासिफिकेशन स्कीम है। किस लिए यूज की जाती है? नेक्स्ट, तो जो भी हमारी लाइब्रेरी बुक्स होती हैं, जो भी हमारी लाइब्रेरी बुक्स होती है, लाइब्रेरी बुक्स को अरेंज करने के लिए, लाइब्रेरी बुक्स को अरेंज करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, क्लियर है? लाइब्रेरी बुक्स को अरेंज करने के लिए यूज की जाती है। अब इसमें सबसे पहले क्या आता है? तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आता है मेटाफिजिक्स। इसमें सबसे पहले देखने को मिलेगा मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का DDC नंबर की बात करें तो मेटाफिजिक्स का DDC नंबर होता है 110। ठीक है, यहां पर क्वेश्चंस क्या होते हैं? यूनिवर्स क्या है, सोल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों यहां पर एपिस्टोमोलॉजी। नेक्स्ट कौन सा आता है? एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी की DDC नंबर की बात करेंगे तो एपिस्टोमोलॉजी का DDC नंबर होता है दोस्तों 120। यहां पर एपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज कैसे प्राप्त होता है। एपिस्टोमोलॉजी का आसान शब्दों में मतलब होता है कि जो भी आपका नॉलेज है वो नॉलेज यहां पर कैसे प्राप्त होता है, नॉलेज कैसे प्राप्त होता है और आखिरकार उसका ट्रुथ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है एपिस्टोमोलॉजी के बाद साइकोलॉजी। क्या देखने को मिलता है यहां पे? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का DDC नंबर होता है 150। इसमें आपको देखने को मिलता है ह्यूमन काइंड, ह्यूमन माइंड और ह्यूमन माइंड की बिहेवियर स्टडी को, ह्यूमन माइंड की बिहेवियर स्टडी को अगर आपको टीच करना है तो वो आपको साइकोलॉजी के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपको जो देखने को मिलता है वो मिलता है यहां पर लॉजिक। लॉजिक का जो DDC नंबर है वो है दोस्तों यहां पर 160। ठीक है, और लॉजिक है यहां पर रीजनिंग का साइंस, एक प्रकार से लॉजिक है एक प्रकार से यहां पर रीजनिंग मेथड का साइंस होना। ठीक है, और उसके बाद जो आता है लास्ट में आता है दोस्तों एथिक्स। एथिक्स का DDC नंबर है 170 और यहां पर एथिक्स में आता है आपका राइट और रॉन्ग बिहेवियर। राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले हमने देखा मेटाफिजिक्स। ठीक है, ऑप्शन भी साथ साथ देखते चले, कहां दिख रहा है? बी। ठीक है, मेटाफिजिक्स के बाद देखा दोस्तों हमने एपिस्टोमोलॉजी। इसमें ना मुझे लग रहा है ऑप्शंस काफी सारे गलत दिए गए हैं। मेटाफिजिक्स समझा, उसके बाद हमने देखा एपिस्टोमोलॉजी। मेरी तरफ जो मैं बता रहा हूं वो करेक्ट कर लेना, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, डायरेक्ट हो सकता है बहुत सारे चीजों को आपको गलत मिल जाए। एपिस्टोमोलॉजी के बाद दोस्तों यहां पर साइकोलॉजी देखने को मिलेगा। साइकोलॉजी के बाद आपको यहां पर लॉजिक्स देखने को मिलेंगे और लॉजिक के बाद आपको जो देखने को मिलता है वो मिलता है यहां पर एथिक्स देखने को। ठीक है, तो ये कहीं मिल रहा है क्या? BCDEA मिल तो रहा है यहां पर। ठीक है, तो ये आप इसके अरेंज कर लेना, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक बार यहां लिख देता हूं। अगर ऑप्शंस गलत भी हो ना, सॉरी, तो मैं आपको कंप्लीट यहां पर क्रम ही लिख देता हूं। सबसे पहले जो आएगा दोस्तों वो आएगा मेटाफिजिक्स। DDC नंबर मैंने ऊपर लिख रखा है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एपिस्टोमोलॉजी, DDC नंबर ये भी ऊपर लिख रखा है। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलता है साइकोलॉजी।
साइकोलॉजी के बाद जो आता है वो आता है आपको लॉजिक देखने को, और लॉजिक के बाद जो लास्ट में आपको देखने को मिलता है वो मिलता है एथिक्स। तो ये इसका कंप्लीट यहां पर क्रम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग इन एन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। यहां पर दोस्तों स्थापना करना है हमें लाइब्रेरी के अनुसार। यहां पर कौन सी लाइब्रेरी की कब स्थापना की गई थी, ठीक है, कब किस लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी उसके आधार पर आपको यहां पर बताना है। निम्नलिखित को उनकी स्थापना तिथि के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। चले, तो सबसे पहले ये पांचों ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको सबको। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कोनेमुरा पब्लिक लाइब्रेरी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, द रुड़की कॉलेज, इसमें कौन कौन से यहां पर बताओ, कौन सा यहां पर सबसे पहला यहां पर मिलेगा आपको देखने को, आंसर करो। पहले हर इंस्टीट्यूशन को याद करना जरूरी है, तभी यहां पर बता पाओगे। दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो रुड़की है ना, जिसकी स्थापना हुई थी 1847 में। कब हुई थी? 1847 में। और यह इंडिया का ना, यह इंडिया का ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है। यह जो है इंडिया का ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन माना जाता है। गलत मत करना, ध्यान रखना, इंडिया का ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन माना जाता है। इसकी स्थापना 1847 में की गई थी। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ना इंडिया की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को इंडिया की ओल्डेस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटीज में से एक कहा जाता था। ओल्डेस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटीज में से एक कहा जाता था किसको? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। नेक्स्ट आता है दोस्तों कोनेमुरा पब्लिक लाइब्रेरी। कोनेमुरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना जो है वो 1896 में की गई थी, और यह जो है नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी माना जाता है। इसे जो है नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के नाम से भी यहां पर जानते हैं, नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहां पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना यहां पर की गई थी दोस्तों 1964। कब की गई थी? 1964 में। और यह एक प्रकार की गवर्नमेंट इंजीनियरिंग, यह एक प्रकार की गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कंपनी है। यह एक प्रकार से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कंपनी है। तो सबसे पहले रुड़की कॉलेज की अगर बात करें 1847, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887, कोनेमुरा पब्लिक लाइब्रेरी 1896, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो 1909। आई थिंक ये छूट गया था ना, तो ये लिख लेना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है, कौन सा? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, इसकी स्थापना 1964। ठीक है, तो ये सारा करेक्ट आंसर है, यहां पर आप ऑप्शन टिक कर लेना। EBCAB बनेगा यहां पर इसका आंसर। EBCAB गलत हो गया ना, EBCAD। देख लेना, मैंने आपको सारी स्थापना बता दी। काफी ज्यादा इस प्रिंटिंग को आज बोलना पड़ेगा, यहां पर काफी ज्यादा ऑप्शंस के मिस्टेक कर दिए, कोई बात नहीं। ठीक है, आज मैं एक बार, वैसे तो मैं एनालाइज करता हूं हर एक चीज को। ठीक है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स आज यहां पर प्रिंटिंग टीम्स के द्वारा कर दिए गए। एक दो यहां पर EBCAD इन चीजों में समस्या यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, मैं जब आंसर सॉल्व कर रहा हूं तो मैं आपको देखने की बता रहा हूं, लेकिन मेरा मेन फोकस है आपको कंप्लीट यहां पर बता ही दूं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, अरेंज द बेसिक स्टेप्स ऑफ सिस्टम एनालिसिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब पूछा गया है कि सिस्टम एनालिसिस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होता है। अब रियल एग्जांपल में समझो, सपोज करो लाइब्रेरी में कोई इशू है, लाइब्रेरी में इशू है, समझना बुक्स यहां पर टाइमली इशू नहीं हो रही है। अब जब बुक्स टाइमली इशू नहीं हो रही है तो एनालिस्ट क्या करेगा? एनालिस्ट सबसे पहले यहां पर प्रॉब्लम को डिफाइन करेगा।
तो पहले प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन यहां पर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर डिले हो रहा है, मैनुअल एरर्स हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर क्या देखने को मिलेगा, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले तो प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पे जाएंगे। डेफिनेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम सबसे पहला होगा, ठीक है। अब जब प्रॉब्लम मिल जाएगी तो उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन कह लो या पॉसिबल सॉल्यूशन कह लो, या तो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस कह लो या पॉसिबल सॉल्यूशंस कह लो, ये देखना पड़ेंगे। अब पॉसिबल सॉल्यूशन में जैसे ऑटोमेशन होता है, ठीक है, ऑटोमेशन होता है, यहां पर बारकोड होता है, RFID होता है, ये चीजें देखने को पड़ेंगी। तो डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन पे आपका डेफिनेटली ध्यान जाएगा, जाएगा ना, बताओ नहीं जाएगा या जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे यहां पे नेक्स्ट स्टेप, फिर उसके बाद स्टेप 3 में आपको मॉडल कंस्ट्रक्शन समझने पड़ेंगे। मॉडल कंस्ट्रक्शन में आप मॉडल डिजाइंस बनाएंगे, ठीक है। मॉडल कंस्ट्रक्शंस में आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शंस ऑफ मॉडल्स विथ फॉर्मुलाइज द ऑल्टरनेटिव, ठीक है, आपको यह करना पड़ेगा। स्टेप 4 की जब आप बात करेंगे तो स्टेप 4 में आपको देखने को मिलेगा कॉस्ट इफेक्टिवनेस। स्टेप 4 में कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अब इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, सॉल्यूशन चीप है या नहीं है, सॉल्यूशन चीप है या नहीं है। दूसरा यहां पर कौन एफिशिएंट है, कौन एफिशिएंट है, यह देखने को मिलेगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑल्टरनेटिव, यह देखने को मिलेगा। और लास्ट में जो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, रिकमेंडेशन। यहां पर फाइनली जो बेस्ट सॉल्यूशन सजेस्ट करना है वो रिकमेंडेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमने समझ लिया, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आप वैसे भी समझते तो इस क्वेश्चन को ना सॉल्व कर लेते, कोई भी चीज को अगर पढ़ते ना, इस क्वेश्चन को 4 बार वैसे भी आप सॉल्व कर लेते। अब ये इस तरीके से क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करते हैं, पूछे भी काफी जाते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। यहां पर असर्शन ए दिया है, रीजन आर दिया गया। यहां पर एक्चुअली है क्या, समझो, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल बाय प्रोडक्ट ऑफ पीपल इंटरेक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। अब रीजन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स हैव कॉमन गोल्स। हिंदी में देख लेते हैं, संगठनों में लोगों की परस्पर क्रियाओं का एक स्वाभाविक परिणाम संघर्ष और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कथन हो गया, कारण समझ लेते हैं। संघर्ष इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि संगठनात्मक सदस्यों के लक्ष्य यहां पर समान होते हैं, ठीक है। अब असर्शन और रीजन को समझना है। अब यूजीसी नेट में दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, और जब भी ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये देखो कि असर्शन जो है क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। फिर समझो जो रीजन है क्या वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। फिर समझो क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या समझना है, क्या जो रीजन है वो रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। और चौथे स्टेप में हमेशा यहां पर फाइनल ऑप्शन क्या बनेगा ये समझो। अब यहां पर असर्शन समझो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में नेचुरल है। कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, जब ओपिनियन अलग हो, आइडियाज अलग हो, कंपटीशन हो, रिसोर्सेस कम हो, तभी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो डिसएग्रीमेंट होगा। तो इसे हम कहते हैं हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल समझो, लाइब्रेरी में प्रमोशन चाहिए, लाइब्रेरी में जो स्टाफ के लोग हैं उनको प्रमोशन चाहिए, लेकिन भाई आप दूसरी तरफ कह रहे हो कि मुझे तो मैनेजमेंट का बजट भी बचाना है, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। अब मैनेजमेंट थ्योरी तो ये कभी नहीं कहती ना, मैनेजमेंट थ्योरी हमेशा ये कहती है कि कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि यहां पर हर व्यक्ति का सोचना अलग होता है, हर व्यक्ति के गोल्स अलग होते हैं, हर व्यक्ति के बिहेवियर अलग होते हैं। तो यहां पर क्या पूछा है कि कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल बाय प्रोडक्ट्स ऑफ पीपल इंटरेक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। तो असर्शन से तो ये ट्रू बन रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के यहां पर गोल्स अलग है, उसका सोचने का तरीका अलग है, उसकी चीजें अलग है, तो यहां पर तो अलग ही होगा। अब स्टेप 2 में रीजन समझो।
कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होता है क्योंकि मेंबर्स के कुछ कॉमन गोल्स भी होते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट किस लिए होता है? क्योंकि कुछ मेंबर्स के कॉमन गोल्स भी होते हैं। क्लियर? एक सेकंड दोस्तों, यस, ओके। तो यहां पर हमने नेक्स्ट क्या देखा? यहां पर हमने ये समझा कि यहां पर असर्शन समझ लिया। अब असर्शन के साथ में हमने यहां पर कथन समझने लगे थे, ठीक है। असर्शन तो हमने समझ लिया था, अब असर्शन के साथ में हम कथन समझ रहे थे। कथन में हमने क्या देखा कि यहां पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि मेंबर्स के कॉमन गोल्स होते हैं, ठीक है। अब कॉमन गोल से नहीं, यहां पर कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? इनकॉम्पिटेबल गोल से, कंपटीशन से। और कॉन्फ्लिक्ट होने का सबसे बड़ा जो रीजन होता है ना, वो होता है हमेशा कम्युनिकेशन गैप, वो होता है पर्सनैलिटी डिफरेंसेस की वजह से होता है। समझो, अगर दो एम्प्लॉइज सेम प्रमोशन चाहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये किस लिए हुआ? यहां पर कॉमन गोल्स की वजह से, ठीक है। इसलिए रीजन यहां पर फॉल्स है। अगर आप समझोगे तो इसलिए यहां पर रीजन फॉल्स है। कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हैव कॉमन गोल्स, तो ये यहां पर गलत हो जाएगा। तो असर्शन तो यहां पर आपको ट्रू देखने को मिल रहा है और रीजन आपको यहां पर फॉल्स देखने को मिल रहा है। तो यहां पर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये इसका करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है। ए इज करेक्ट है बट आर इज नॉट करेक्ट, कुछ भी कह लो, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 इज इंफॉर्मेशन सीकिंग इज पर्पसिव, सीकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ नीड टू सेटिस्फाई सम गोल ऑफ एन इंडिविजुअल। ये स्टेटमेंट 1 है, ठीक है। हिंदी में भी समझेंगे एक बार। नेक्स्ट है यहां पर स्टेटमेंट 2, इंफॉर्मेशन सीकिंग पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ हिज हर इंफॉर्मेशन एनवायरमेंट विथ विच ही सी इज कॉन्फ्रंटेड। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंदी में समझ लें एक बार। हिंदी में कह रहे हैं सूचना की खोज किसी व्यक्ति के किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए की जाने वाली उद्देश्यपूर्ण सूचना प्राप्ति है। और कथन 2 है किसी व्यक्ति की सूचना प्राप्ति का तरीका उसके सूचना परिवेश पर निर्भर करता है जिससे वह परिचित होता है। अब सबसे पहले ना इंग्लिश में समझते हैं भाई, हमें पता है आपको इंग्लिश में समझ में आएगा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सीकिंग को समझो। जब भी कोई यूजर को किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है तो वह सर्च करता है, बुक्स देखता है, ठीक है, इंटरनेट यूज करता है, यही सारे काम करता है। तो इसे कहते हैं हम इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। अब स्टेटमेंट 1 में इंफॉर्मेशन सीकिंग इज पर्पसिव, मतलब इंफॉर्मेशन खोजने के पीछे कोई पर्पस होता है। एग्जाम्पल समझो, छोड़ो आप सारी बात यार, समझो स्टूडेंट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सर्च करता है रिसर्च आर्टिकल, तो ये पर्पसिव बिहेवियर है और डेफिनेटली इसके पीछे पर्पस है। तो स्टेटमेंट क्या बन रहा है आपका? स्टेटमेंट ट्रू बन रहा है। अब स्टेटमेंट सेकंड पे चलो। स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट समझो। अब जैसे हमने इंफॉर्मेशन सीकिंग समझा ना, अब उसी तरीके से समझो यहां पर इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट आखिर क्या है। अब समझो यहां पर इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट क्या है। दोस्तों एनवायरनमेंट मींस लाइब्रेरी एक्सेस, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं। दूसरा इंटरनेट, तीसरा यहां पर डेटाबेसेस और चौथा यहां पर डिजिटल रिसोर्सेस। ये होता है एनवायरनमेंट मींस। तो एनवायरनमेंट अच्छा क्या होगा? ठीक है, जहां पर इंफॉर्मेशन सीकिंग पैटर्न भी अच्छा होगा। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट के पास आपका जे स्टोर है, दूसरा आपका ई बुक्स है, तीसरा आपका इंटरनेट अवेलेबल है और दूसरे के पास नहीं है, तो दोनों का इंफॉर्मेशन बिहेवियर अलग हो गया ना। तो यहां पर क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन सीकिंग पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ हिज हर इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट विथ ही सी इज कॉन्फ्रंटेड। समझ गए? यहां पर बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू देखने को मिलेंगे। क्लियर? यहां पर दोनों स्टेटमेंट्स आपको ट्रू देखने को मिल रहे हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, मजा आ रहा है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट यूडीसी इज डेवलप्ड
on the basis of first edition DDC and UDC is analytico-synthetic scheme of classification. I think हिंदी नहीं ले पाया मैंने इस क्वेश्चन का, हिंदी बता देता हूं आप लोगों सब बोल के कि डीडीसी के प्रथम संस्करण के आधार पर यूडीसी को विकसित किया गया था। सेकेंड है यूडीसी इज एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि यूडीसी में परिगणनात्मक, एनालिटिको का मतलब होता है परिगणनात्मक, सिंथेटिक मतलब विश्लेषणात्मक, क्लासिफिकेशन मतलब संश्लेषणात्मक, क्या दोनों तरह के गुण होते। ठीक है, फिर आपको यहां पर ऑप्शन दिए गए। ठीक है, बताओ यहां पर क्या है इसका आंसर। सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए स्पेस यहां पर कम है, यूडीसी को समझो। यूडीसी की फुल फॉर्म है दोस्तों यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, और यह एक प्रकार की क्लासिफिकेशन स्कीम है। इसे यहां पर डेवलप किया था दोस्तों, दो नाम के वैज्ञानिक थे, एक तो पॉल आउटलेट और दूसरा नाम लिखना हेनरी, याद करो ना करो कोई जरूरी नहीं है, हेनरी ला फोंटेन। इन दोनों ने यहां पर यूडीसी को विकसित किया था। अब यूडीसी डेवलप फ्रॉम डीडीसी, तो डीडीसी बनाई थी दोस्तों यहां पर अभी हमने पढ़ा मेलविल डेविन है, डीडीसी को बनाया था यहां पर मेलविल डेविन है, मेलविल डेविन है। और यूडीसी जो है, यूडीसी उसी के बेस पर बनी थी, यूडीसी उसी के बेस पर बनी थी। लेकिन यूडीसी क्या उसके फर्स्ट, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एडिशन के बेस पर बनी थी, ये गलत है। अगर पूछता है यूडीसी इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डीडीसी, दैट इज करेक्ट, बट यूडीसी इज नॉट डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट एडिशन डीडीसी। क्लियर है। अब सेकंड है एनालिटिको सिंथेटिक, क्या होता है एनालिटिको सिंथेटिक का दोस्तों यहां पर आसान शब्दों में मतलब होता है कि सब्जेक्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में, सब्जेक्ट्स को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, सब्जेक्ट्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना को हम कहते हैं यहां पर एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम। और फिर सिंबल से कंबाइन करना। अगर यहां पर सब्जेक्ट समझो यूडीसी में कंप्यूटर है, लाइब्रेरी है, तो इनको कंबाइन कर लो, तो यूडीसी हमेशा फ्लेक्सिबल भी होता है और एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम पर भी काम करता है। तो स्टेटमेंट 1 इसका फॉल्स हो जाता है, बट स्टेटमेंट 2 इसका ट्रू कहलाएंगे। क्वेश्चन टफ है आज इस बार, ज्यादा आ रहा है समझ मुझे, क्वेश्चन टफ लिए गए सारे की सारे। अच्छा, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और हमारे प्रिंटर साहब ने डायरेक्ट क्वेश्चन लिया, ये आपका क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है गलत है, मुझे इसको मैंने सॉल्व करा चुका हूं, ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। फिर भी मैं आपको इसको गलत सही बता देता हूं, यहां पर है क्या। द मेंडले इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड ऑनलाइन रेफरेंस मैनेजर which can store bibliographic records as well as full text documents and help in creating bibliographical references in any popular citation style like APA, MLA or Chicago style. Reason है web-based solution related to online reference management have become freely available to the global researchers engaged in collaborative research project. सबसे पहले आसान समझो, मेंडले ऑनलाइन रेफरेंस मैनेजर क्या है, पहले मेंडले समझो। मेंडले ना एक प्रकार का साइटेशन मैनेजर है, मेंडले एक प्रकार का साइटेशन मैनेजर है। दूसरा, मेंडले एक प्रकार का बिब्लियोग्राफिक टूल है। इसको ब्रेक कर देता हूं, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हालांकि ये क्वेश्चन जो मैंने करेक्ट करके बच्चों को पढ़ाया था ना, ये क्वेश्चन करेक्ट करके लिया गया है। ठीक है, तीसरा यहां पर पीडीएफ ऑर्गेनाइजर है, बट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं यहां पर यूजीसी ने ये गलत क्वेश्चन पूछा था, इसके आंसर गलत थे। अब मेंडले करता क्या है, ठीक है, मेंडले के यहां पर वर्क करने के कई सारे फीचर्स होते हैं। अगर यहां पर रिसर्चर थीसिस लिख रहा है, सपोज करना अगर यहां पर रिसर्चर है, यहां पर रिसर्चर थीसिस लिख रहा है, तो मेंडले ऑटोमेटिकली एपीए लगा देगा, मेंडले ऑटोमेटिकली एमएलए लगा देगा, मेंडले ऑटोमेटिकली उसको शिकागो स्टाइल में, मेंडले ऑटोमेटिकली उसको शिकागो स्टाइल में रेफरेंस बना देगा। इसलिए इसका असर्शन ट्रू माना जाता है। यहां पर यही पूछा जा रहा है, वहां पर पता है एक मिस्टेक कर दी थी बस इंग्लिश और हिंदी में,
इज पॉपुलर नॉट एनी सिटेशन स्टाइल लाइक। ठीक है, अब रीजन समझो। ठीक है, आज जैसे समझना, आज यहां पर जोइट्रो हो गया, ठीक है, मेंडले हो गया, एंड नोट हो गया, ऐसे सारे के सारे टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल। अब ये टूल्स क्या करते हैं, यहां पर रिसर्चर वर्ल्ड वाइड को कोलैबोरेशन करते हैं। यहां पर भी यही पूछा जा रहा है कि वेब बेस्ड सॉल्यूशन रिलेटेड टू ऑनलाइन रेफरेंस मैनेजमेंट हैव बिकम फ्रीली अवेलेबल टू द ग्लोबल रिसर्चर एंगेज्ड इन कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट। तो यहां पर रीजन भी इसका सही एक्सप्लेनेशन, क्योंकि रीजन ये वेब बेस्ड फ्री अवेलेबिलिटी की वजह से ही मेंडले पॉपुलर हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ना, यहां पर दोस्तों दोनों ही यहां पर करेक्ट आंसर बनते हैं, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं, यहां पर बोथ ए एंड आर ट्रू ही होना चाहिए। ठीक है, यही वो चीज थी जो यहां पर थोड़ी सी फेवरेबल नहीं कर पा रही थी। क्लियर है? अब आईएसडीएन यहां पर लिस्ट 1 दिए, लिस्ट 2 दिए, इनको यहां पर बताना है आपको। सबसे पहले यहां पर आईएसडीएन यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इसका यूज कैसे होता था पुराने समय में दोस्तों? इसका जो यूज है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किया जाता था, वॉइस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता था। क्लियर, इसका यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वॉइस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यहां पर इसका यूज वेबसाइट लिंक के लिए किया जाता था, वेब पेज एड्रेस के लिए किया जाता, तो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट का यहां पर सेकंड है, ठीक है, बी का यहां पर फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट है। थर्ड का देख लेते हैं। थर्ड यहां पर है फायरवॉल। फायरवॉल आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कंप्यूटर नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता था, या कि यहां पर अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकता था। तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहां पर। ठीक है, ये फायरवॉल पूछा गया है, फायरवॉल। नेक्स्ट है आपका दोस्तों यहां पर एचटीटीपी। एचटीटीपी की फुल फॉर्म है दोस्तों यहां पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमेशा इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड को ट्रांजिट करता था। तो जो फोर्थ का आंसर वो थर्ड मिल जाता है। यहां पर ये सारे की सारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? तो आप लोग इसको मिला लेना। आज के हमने दोस्तों यहां पर सारे की सारे क्वेश्चंस कर लिए। आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं वाइंड अप करेंगे। बहुत बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास रही है आज की अपनी। ठीक है, एक सेकंड। बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास रही है। बस एक बार सुन लो क्लासेस को, आसपास आपको क्वेश्चन यहां से देखने को 100% मिल जाएंगे। यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन से सेट आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चन से सेट आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। डेली प्रैक्टिस सेशन इसी तरीके से चलने वाले हैं, साथ में आपके मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे जून में। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखना ना भूलें। तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं बाइंड अप करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। इसी तरीके से रेगुलर सीरीज में आप रोज ज्वाइन करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि यहां पर आसान आसान तरीके से क्वेश्चंस के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से यहां पर उन सारे विद्यार्थियों का यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीएचडी का सपना यहां पर साकार हो सके। और इसके अलावा अगर दोस्तों आप लोग कोई जानकारी चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर और बीएसआई एकेडमी की वेबसाइट दोनों चीजें आप विजिट कर सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।